जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि एक शुक्राणुओं का किस प्रकार निर्माण होता है, जो कि नर युग्मक है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी, उससे पहली वीडियो में अपन ने नर जनन तंत्र पढ़ा था। तो अपन ये सब चीज़ क्रम से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखा था नर जनन तंत्र, उसके बाद देखा था नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु है, जो नर युग्मक है उसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार का दिखाई देता है। आज सीखेंगे जो शुक्राणु है, नर युग्मक है, वो उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है और किस में होता है, ध्यान से समझें। जो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था नरजनन तंत्र, तो उसमें देखा था नरजनन तंत्र में मुख्य जननांग क्या था, वृषण। क्या था? वृषण था। तो नरजनन तंत्र में वृषण कौन है? नरजनन तंत्र में मुख्य जननांग क्या है? वृषण। तो वृषण में ही शुक्राणु है, नर युग्मक है, उसका निर्माण होता है। इसीलिए अपन वृषण को मुख्य जननांग भी कहते हैं। तो देखेंगे वृषण में किस जगह पे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो पूरी वृषण की संरचना देखी थी। तो वृषण में देखा था वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और प्रत्येक वृषण में टोटल 250, इस वाले में 250 और इस वाले में 250। प्रत्येक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। इस वाले में भी 250 वृषण कोष्ठ और इस वाले में भी 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। और प्रत्येक में वृषण कोष्ठ 250 होते हैं। और वृषण कोष्ठ में के अंदर क्या होता है? वृषण कोष्ठ के अंदर रहती हैं एक प्रकार की कोशिका, जिन्हें कहती हैं लीडिंग सेल। एक वृषण कोष्ठ लिया अपन ने, ये एक वृषण कोष्ठ है। तो वृषण कोष्ठ के अंदर देखेंगे क्या है, तो वृषण कोष्ठ के अंदर 2 प्रकार की कोशिका रहती हैं। एक तो ये है शुक्र जनन कोशिका, इनको बोलेंगे शुक्र जनन कोशिका, इसे बोले शुक्र जनन कोशिका। और शुक्र जनन कोशिका के साथ साथ में रहती हैं लीडिंग सेल। इसके साथ साथ में रहती है लीडिंग सेल, लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिका। ठीक है, ये लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिका किसके लिए? हमारी प्रजनन अवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। लीडिंग सेल हमारी जो प्रजनन अवस्था है, जैसे कि प्रजनन अवस्था के जो परिवर्तन होते हैं, टंगोरा चौड़ा होना, आवाज का भारी होना इत्यादि जो लक्षण होते हैं, ये सब लीडिंग सेल की वजह से होते हैं। तो ये लीडिंग सेल कहाँ पे होती हैं? तो हमें पता है वृषण के अंदर 250 वृषण कोष्ठ होती हैं। इस वाले में भी 250 वृषण कोष्ठ और इसमें भी 250 वृषण कोष्ठ। और वृषण कोष्ठ के अंदर होती हैं लीडिंग कोशिकाएं। 1 से 3 होती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3। प्रत्येक वृषण कोष्ठ के अंदर 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं। तो इससे पता चल रहा है इसमें कहीं शुक्राणु का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रत्येक वृषण कोष्ठ के अंदर 1 से 3 शुक्र जनक नलिका होती हैं। और शुक्र जनक नलिका के साथ साथ होती है लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिका। शुक्र जनक नलिका के साथ साथ होती है लीडिंग कोशिका। इनसे जो हमारे परिवर्तन होते हैं, प्रजनन अवस्था के उपरांत जो परिवर्तन आते हैं, उन जो लीडिंग सेल की वजह से आते हैं। अब अपन देखते हैं जिस शुक्र जनन कोशिका, अब यहाँ तक आ गए, इनकी कोशिकाओं तक आ गए। नलिका बोल सकते हैं, नलिका, शुक्र जनन नलिका, इसे बोले नलिका। ये शुक्र जनक नलिकाएं हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा होगा कहीं ना कहीं इसी से शुक्राणु का निर्माण होगा। अब देखेंगे कहाँ पे होगा। तो अपन इसमें से एक शुक्र जनक नलिकाओं को उठाएंगे। ठीक है, इतना निकालते हैं। जो 1 से वृषण कोष्ठ में 1 से 3 थी शुक्र जनन नलिका, उसमें से अपन ने 1 शुक्र जनन नलिका उठाई और उसके अपन ने आगे से देखा, काट के आगे से देखा इसमें कौन कौन सी संरचना है। तो इसमें क्या था, इस शुक्र जनन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका उपस्थित थी। इस प्रकार दिखाई दी शुक्र जनन नलिका है, इसमें 2 प्रकार की कोशिका उपस्थित थी। ये जो कोशिका दिखाई दे रही है इसे बोले सर्टोली कोशिका, बोलेंगे सर्टोली कोशिका। ये किसके अंदर है? शुक्र जनक नलिका के अंदर, शुक्र जनक नलिका के अंदर। शुक्र जनन नलिका के अंदर ये शुक्र जनन नलिका है और इसमें क्या है? सर्टोली कोशिका है। सर्टोली कोशिका के मध्य में है
शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनन कोशिका, जो शुक्रजनन नलिका में शुक्रजनन कोशिका होती है, क्या होती है? शुक्रजनन कोशिका। अभी आप एक तरफ से समझते जाइए कैसे प्रश्न लिखना है, कैसे प्रश्न बनता है, ये सब डिटेल में बताया जाएगा और पूरा का पूरा बताया कैसे तुम तरीके में लिखना है। अभी क्या है, पूरा का पूरा विस्तार पूरा देख लीजिए। जैसे अपन पूरी मूवी को एक तरफ से पूरा देखते हैं, फिर उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, अब हम तुरंत ही बता देते हैं। अगर उनकी मूवी क्वेश्चन याद करेंगे, क्वेश्चन याद नहीं होते, तो अपन डिटेल में देख रहे हैं और बताएं इनमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो अभी अपन जान रहे हैं शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, अर्थात शुक्र जनन जान रहे हैं। ठीक है, शुक्र जनन की प्रक्रिया और कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। अभी डिटेल में देखते जाएंगे। ठीक है, शुक्र जनन पढ़ रहे हैं, शुक्र जनन। जनन नलिका में क्या था, सर्टोरी कोशिका उपस्थित थी और मध्य मध्य में शुक्र जनन कोशिका उपस्थित थी। सर्टोरी कोशिका और शुक्र जनन कोशिका उपस्थित थी। अब जो शुक्र जनन कोशिका है, इससे ही होता है शुक्राणु का निर्माण। इससे ही क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण, और शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिका। इसीलिए सर्टोली कोशिका होती है। और जो शुक्रजनन नलिका होती है, शुक्रजनन कोशिका है, इसमें शुक्राणु निर्माण होता है। उनको पोषण देने का कार्य किसका है, सर्टोली कोशिका का। अब ये तो अपने जान लिया शुक्रजनन कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है, पर ये अब अपन जाने पूरी प्रक्रिया कैसे होता है, क्योंकि अपन डिटेल में सब पढ़ रहे हैं और डिटेल में ही पूछा जाता है। ये 12th है। ठीक है, तो शुक्रजनन नलिका थी और शुक्रजनन नलिका कहाँ थी, वृषण में। वृषण में भी कहाँ थी, सबसे पहले वृषण है मुख्य जननांग, वहां पे पूछ लिया है नरजनन तंत्र में मुख्य जननांग क्या है, तो नरजनन तंत्र में मुख्य जननांग है वृषण। और वृषण में 250 प्रत्येक वृषण कोष्ठ होते हैं, 250 वृषण कोष्ठ होते हैं प्रत्येक वृषण में। 250 वृषण कोष्ठ में प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 1 से 3 शुक्रजनन नलिका होती हैं। उसके साथ साथ में लीडिंग सेल होती हैं। लीडिंग सेल अपनी जो अवस्था है, प्रजनन अवस्था है, उसको दर्शाती है। क्लियर। और जो शुक्रजनन नलिका की अपनी ये संरचना दी। शुक्रजनन नलिका में क्या होता है, शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्रजनन कोशिकाएं। और इसके साथ साथ होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। क्लियर। अब देखेंगे, अब इसे देखेंगे ध्यान से। ये इसी का स्ट्रक्चर है, इसमें ये है सर्टोली कोशिका, ये है सर्टोली कोशिका और ये है शुक्रजनन कोशिका। क्लियर। इसी को अपने बड़ा लिख लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। अब ये शुरुआत कैसे होती है, इसकी जो शुक्राणु बनते हैं ये कैसे कब बनते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं हमें जब ये शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ध्यान से समझेंगे। ये ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क की ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इससे रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको उत्तेजित करता है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि से के पास जाता है और उसे इंक्रीज करता है, उसे उत्तेजित करता है, जिससे पीयूष ग्रंथि आदेश पहुंचता है। तो इससे चलता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर। सबसे पहले क्या है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नाम की ग्रंथि है जिससे स्रावित होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, और ये सूचना देता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि जैसे ही सूचना पहुंचती है तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब निकलता है तब ये क्रियाएं शुरू होती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। और ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, उत्तेजित होता है या रिलीज होता है, ये 13 से 14 वर्ष की अवस्था के बाद होता है। ठीक है, अवस्था के बाद। क्लियर। तो ये प्रक्रिया कब शुरू होती है ये पता चलेगा। अब देखेंगे
क्या होता है, ये क्या है, शुक्र जनन कोशिका है। शुक्र, ये है शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन कोशिका में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देंगे, शुक्र जनन कोशिका 2n टाइप की होती है। आप तो बोलेंगे 2n टाइप क्या है, शुक्र जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, 2n टाइप की। 2n टाइप का मतलब यहाँ ये है कि ये द्विगुणित है। द्विगुणित मतलब इसमें जो कोशिकाओं की संख्या है पूरी है। जो अपनी कोशिका रहती है वो 46 गुणसूत्र वाली होती है, तो पूरी की पूरी जो कोशिका गुणसूत्र वाली कोशिका होगी उसे बोलेंगे द्विगुणित कोशिका। 2n टाइप की बोलेंगे उसे द्विगुणित। हमारे शरीर की जो पूरे गुणसूत्र वाली कोशिका होती है उसे 2n टाइप या द्विगुणित कोशिका कहते हैं। और आगुणित कोशिका n टाइप कोशिका उसे कहते हैं जिसमें आधे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो युग्मक आगुणित कोशिका है। युग्मक क्या है, आगुणित कोशिका। जो भी शुक्राणु बनेगा वो क्या है, आगुणित कोशिका है। ठीक है, तो अभी ये क्या रहेगी, द्विगुणित कोशिका। ठीक है, 2n टाइप की रहेगी। इसमें होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री मतलब ऐसे ही कोशिका, द्विगुणित कोशिका का निर्माण और भी होगा, और भी कोशिकाओं का सेम टू सेम कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो प्राथमिक इसे बोलेंगे अपन, जो नई कोशिका बनेगी, समसूत्री विभाजन होगा, सेम टू सेम जो कोशिकाएं बनेगी, जैसे पहली थी समसूत्री विभाजन हुआ वैसी ही और कोशिका बनेगी। जब कोशिका में वृद्धि होगी तो उसे बोलेंगे अपन प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। जो बनी थी नई कोशिकाएं बनी थी उन्हें बोले प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं। जो क्या बनी, नई बनी जो, उन्हें बोला प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं। क्लियर। अब प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। प्राथमिक शुक्र जनन का पूरा उसमें अब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, अर्धसूत्री का विभाजन का मतलब है ये अब कोशिकाएं आधे गुणसूत्रों में विभाजित हो जाएंगी। मतलब एक कोशिका है अब दो भागों में विभाजित हो जाएगी, आधे गुणसूत्र इसमें चले जाएंगे, आधे गुणसूत्र इसमें। समसूत्री विभाजन होता है तो समान गुणसूत्र इसमें जाते हैं, समान गुणसूत्र इसमें, दोनों में समान जाएंगे। आधे अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है आधे इसमें जाएंगे, आधे इसमें। और अर्धसूत्री विभाजन दो फेज में होता है हमेशा, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो क्या होगा, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका है इससे बन जाएंगी ये वाला। ठीक है, द्वितीयक शुक्र जनन कोशिकाएं क्या बनेंगी, द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका। फर्स्ट होगा तो द्वितीय शुक्र जनन कोशिकाएं बनेंगी, और जब इसमें होगा सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन तब बनेगी प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका। ठीक है, देखें सबसे पहले क्या हुआ, शुक्र जनन कोशिका उपस्थित थी, इसके साथ साथ में सर्टोरी कोशिका थी जो इसे पोषण प्रदान कर रही थी। शुक्र जनन कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, मतलब समान रूप से जो कोशिका बनी नहीं हुआ तो नई कोशिका बनी, उन्हें अपने क्या बोला, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। क्या बोला, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। अब इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हमेशा दो टाइप में होता है, फर्स्ट और सेकेंड, दो फेज में होता है। फर्स्ट हुआ तो बनी द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका। क्या बनी, द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका। अब जो द्वितीयक शुक्र जनन कोशिका बनी इसमें द्वारा होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो उससे बनी प्रपशु कोशिका। उसी किस तरह होगा, प्रपशु कोशिका का। अब इस प्रपशु कोशिका से होगा शुक्राणु का निर्माण। इसका होगा शुक्राणु का निर्माण। तो ये पूरी प्रोसेस यहां से लेके यहां तक क्या कहलाती है, शुक्र जनन। क्या कहलाती है, शुक्र जनन। और बताएंगे प्रपशु कोशिका से शुक्राणु की निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, शुक्राणु प्रपशु कोशिका शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन। क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन। और शुक्र जनन पूरी जो प्रोसेस है पूरी शुक्र जनन कहलाती है। बात समझ में आई। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या हुआ था, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनता है, अपना प्रश्न ये है। तो शुक्राणु का निर्माण मुख्य नरजनन तंत्र में मुख्य जननांग वृषण में होता है। कौन है वृषण, मुख्य जननांग वृषण।
कहाँ पे होता है? वृषण में, प्रत्येक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ होती है और प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं और शुक्र जनक नलिकाओं के साथ साथ सर्टोली कोशिका सर्टोली लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो हमारी प्रजनन अवस्था को दर्शाती हैं। ठीक है, अब देखें शुक्रजनन कोश नलिका। शुक्रजनन नलिका के अंदर की बात की जा रही है, तो शुक्रजनन नलिका के अंदर शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं और साथ ही सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो शुक्रजनन नलिका कोशिका को पोषण प्रदान करती हैं। अब शुक्रजनन कोशिका में क्या होता है? शुक्रजनन कोशिका द्विगुणित होती हैं, मतलब 2n टाइप होती हैं, मतलब पूरे गुणसूत्र वाली होती हैं। इसमें होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के पश्चात उसी जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसी समान रूप से बनी उन्हें बोला प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिससे बनती है द्वितीय शुक्राणु कोशिका, द्वितीय शुक्राणुजन कोशिका, और द्वितीय शुक्राणुजन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिससे बनती है प्रपशु कोशिका, और प्रपशु कोशिका से होता है शुक्राणु का निर्माण। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है शुक्राणु जनन। क्लियर? और ये बीच में बताएंगे कि कब ये प्रोसेस शुरू होती है, तो बता देंगे। अब होती है हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि में GnRH हार्मोन रिलीज होता है, जिससे पीयूष ग्रंथि को संकेत दे मिलता है, पीयूष ग्रंथि LH हार्मोन को रिलीज करती है, तब ये प्रक्रिया शुरू होती है। क्लियर? शुक्राणु जनन समझ में आया? तो डेफिनेशन पूछ लिया, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो बताएंगे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है या शुक्र जनन कहलाती है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। पूछा जाए डिटेल में पूछा जाए शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो बता देंगे। कैसे बताएंगे? हमारे वृषण कोष्ठ के अंदर, वृषण कोष्ठ के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्रजनन कोशिका तथा सर्टोली कोशिका उपस्थित रहती हैं। सर्टोली कोशिका शुक्रजनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्रजनन कोशिका से होता है शुक्राणु का निर्माण। अब कैसे होता है? शुक्रजनन कोशिका कैसी होती है? 2n टाइप की होती है। इसमें होता है समसूत्री विभाजन, जिसके तत्पश्चात बनती है प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बनती है द्वितीय शुक्रजनन कोशिका, और इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिससे प्रपशु कोशिका, और प्रपशु कोशिका से बनता है शुक्राणु। और शुक्राणु कैसा होता है, इसकी संरचना इससे पहली वीडियो में अपन ने डाल चुकी है, किस प्रकार दिखाई देता है, वो पूरा स्ट्रक्चर विधिवत तरीके से अपन ने सचित्र वर्णन किया है। और मुख्य जनन वृषण है उसकी डिटेल अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखी है, चैप्टर 3 की फर्स्ट वीडियो में देखी। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। और आप इसे एरर में समझ में आया है, पूरा का पूरा समझ में सही से आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है।